आज क्या लिखने वाले हो तुम सागर? रोहित सागर को छेड़ते हुए बोला। रोजाना तुम्हारी डरावनी कहानियाँ पढ़ पढ़कर मैं खुद भूत बन गया हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरे दोस्त ही भूत हैं। सबके सिवा नरपिशाच और कॉलेज की लड़कियाँ मुझे भूतनी नज़र आती हैं। सागर हंसने लगा और आज मैं जो कहानी लिखने जा रहा हूँ ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। सागर ने रोहित को बताते हुए बोला, एक ऐसी सच्ची घटना जिसने नरपिशाचों, भूतों, राक्षसों, डायन और नागिनी सभी का भी बाप है। क्या मतलब? अब ये क्या है? रोहित चौंकते हुए बोला। बोलो। शापित खूंखार भेड़िया या उजाले को खा जाने वाला नरभेड़िया कह सकते हैं इसे। एक ऐसा दानव जिसने मानवता को डरने का मजबूर कर दिया। नहीं नहीं, रोहित घबराते हुए सागर के कमरे से जाने के लिए कुर्सी से उठा। मुझसे अब नहीं पढ़ा जाएगा। तू लिखने के बाद सबसे पहले मुझसे ही पढ़वाता है और जब तक लिख नहीं लेता मुझे साथ में ही बिठाता है। मैं नहीं पढ़ रहा तेरी कहानी। तू लिखने के बाद सबसे पहले मुझसे ही क्यों पढ़वाता है और जब तक लिख नहीं लेता तब तक मुझे पास में बिठाता है? सागर मुस्कुराते हुए बोला, तू मेरा दोस्त नहीं है यार। तुझे देख देख कर ही तो मैं भूतों की कल्पना करता हूँ। मैं भूतों से नहीं डरता पर तुझसे डरता हूँ। अच्छा, तो मैं तुझे इतना खराब दिखता हूँ? भगवान ने मुझे थोड़ा कम सुंदर क्या बनाया? तू इतराने लगा क्योंकि तू मुझसे ज़्यादा सुंदर है। रोहित नाटक करता हुआ बोला। सागर हंसने लगा। चल उठ बेटा, आज मैं तुझे कहानी लिखने के बाद पढ़ने को नहीं कहूँगा। अच्छा तो फिर? रोहित खुश होते हुए बोला। मैं तुझे कहानी सुनाऊँगा। अरे वाह, फिर ठीक है। पर एक बात तो है, मैं कहीं सच में भूत ना बन जाऊँ। और वादा कर तू डरेगा नहीं और पैंट गीली नहीं करेगा। सागर उसकी चुटकी लेते हुए बोला। चल अब कहानी सुना, बड़ा आया पैंट गीली करने वाला। और फिर सागर ने रोहित को कहानी सुनाना शुरू किया। बात 1821 की है, जब यूनान तुर्की से अपना देश वापस लेकर हर्ष उल्लास मना रहा था। उस समय एक यूनानी योद्धा मार्क्स शांति के लिए अपने साथियों और कबीलों के साथ अलग हो गया और समंदर के किनारे एक घने जंगल में अपना बसेरा बना लिया। ना चाहते हुए भी कबीले वालों ने अपने योद्धा मार्क्स को अपना नेता चुना और वहाँ रहने लगे। उनका मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन था। पशुओं में वो ज़्यादा भेड़ पालना करते थे। वहाँ का भौगोलिक वातावरण देखकर मार्क्स ने अपने गांव की घेराबंदी बहुत ही मजबूती से की। हर काम का एक समय निर्धारित होता था। जंगल इतना भयानक था कि खूंखार पशुओं से गांव को हमेशा डर रहता, पर मास्क की काबिलियत ने गांव में कभी खतरा आने ही नहीं दिया। हर एक सप्ताह में गांव की जनसंख्या की गिनती होती। एक बार जनगणना हुई तो एक औरत कम पाई गई। मार्क्स को भरोसा नहीं हुआ। उसने दोबारा गिनती करवाई पर एक औरत कम थी। गांव वालों ने उस औरत को बहुत ढूंढा पर वो ना मिली और मार्क्स और चौकन्ना रहने लगा। 1.5 महीने हो चुके। एक दिन वह औरत खुद जंगल से निकलकर गांव में प्रवेश करती है। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने अपने शरीर को पत्तों से ढका हुआ था। वह बहुत दुबली हो चुकी थी। उसकी आंखें धंसकर अंदर चली गईं। वह बहुत विभत्स और कुरूप लग रही। गांव के लोगों ने उसे अपशगुन मानने लगे और उस पर पत्थर से वार करने लगे। उन्होंने ये तक नहीं देखा कि उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है। उन्होंने उस औरत को डायन समझा और मार डाला, पर वह औरत अपने बच्चे को बचाती रही। भीड़ देखकर अचानक वहाँ मार्क्स आया। जब उस मरी हुई औरत को ध्यान से देखा तो वो बोल पड़ा, ये तो अपने ही कबीले की रोजर की पत्नी है, फिर क्यों इसे मार डाला? खुद रोजर और गांव वालों के पास अपने मुखिया के प्रश्नों का जवाब नहीं था। रोजर भी शामिल था उस भीड़ में।
असभ्य पुरुष, तुमने अपनी पत्नी को मार दिया। मार्क्स रोजर पर चिल्लाया। तुम में जरा भी इंसानियत नहीं थी। गॉड तुम्हें इसकी सजा देगा। मार्क्स, ये औरत डायन थी। रोजर डरते हुए बोला, ये गांव वालों को मार डालती। ओहो, तुम चुप भी रहो रोजर। मुझे दुख है तुम इस पर का कदम उठाए। अब उस बच्चे को उठाओ। नहीं, वो मानव बच्चों जैसा नहीं दिख रहा। मैं नहीं उठाऊंगा उसे। रोजर, वहाँ उस एक बच्चा है, वह एक मानव बच्चा ही है, बस उसे थोड़ा सा अलग है। रोजर ने उस बच्चे को वहाँ से उठा लिया और उस औरत को वहीं ज़मीन में दफना दिया। रोजर ने उस बच्चे को उठा तो लिया, पर वह बार बार प्रभावी नज़र से मार्क्स की तरफ देख रहा था। कुछ हुआ, कुछ कहना है? सरदार मार्क्स, ये बच्चा अपशकुन है। ये अपने गांव के लिए सांप न बन जाए। इसके अंग पर अभी से बाल हैं। जरा देखो तो सही, ये पक्का हमारे परिवार के लिए अपशकुन है। नहीं रोजर, हम इसे नहीं मारेंगे, इसका पालन पोषण करेंगे। पर मार्क्स, ये मेरा अंश नहीं है। ना जाने मेरी पत्नी किसके साथ थी जंगल में। मुझे पता है रोजर, पर अभी इसमें इस बालक का तो कोई कसूर नहीं है ना। समय बीतता गया। रोजर ने उस लड़के का नाम जैक रखा। जैक शुरू से ही दूसरे बच्चों से अलग था। इसी दौरान मार्क्स की पत्नी ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया और उसका नाम रखा गया एलेना। एलेना जन्म से ही जितनी शांत और सुंदर थी, जैक उतना ही उल्टा था। जैक जब 7 साल का हुआ तो उसके शरीर की संरचनाएं बदलने लगीं। उसके नथुने फूले हुए थे, जैसे कि किसी सूगर का मुंह हो। उसके पंजे बड़े और लंबे। मुंह को छोड़कर उसके पूरे शरीर पर बाल थे, जैसे कि वो भालू हो। हर वक्त उसके नथुने से लार टपकती रहती। गांव का हर एक बच्चा उससे नफरत करता और उससे सारे बच्चे हर वक्त चिढ़ाते। कोई उसे भालू कहता तो कोई उसे सूअर, कोई तो बच्चा उसे भेड़िया भी कहने लगा। जैक बहुत परेशान रहने लगा। वो हर वक्त खुद को एक भेड़िया समझता था और रात में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता, ऐसे जैसे कोई जानवर रो रहा हो। रोजर उसको शांत करवाता और कभी कभी उसे मारता भी। इन सभी के बावजूद भी जैक और एलेना में खूब बनती थी। एलेना ने जैक को कभी बुरा भला नहीं कहा, बल्कि हमेशा उसका साथ देती। एक सुबह रोजर की लाश उसके घर के अंदर से मिली। लोग उसकी लाश देखकर डर गए। ऐसा लग रहा था जैसे धारदार चाकू से उसके शरीर को चीर दिया गया हो। मुंह पर तेज नुकीले चाकू का वार। उसकी छाती पूरी तरह फटी हुई। एक मांस का लोथड़ा छाती के दाएं और दूसरा बाएं लटक रहा था। पूरा कमरा खून से सना हुआ था। लोगों ने जैक को ढूंढा, पर जैक वहाँ नहीं था। आखिर किसने किया होगा ये काम? हमारा कोई दुश्मन? किंतु ऐसा कौन है जिसने चाकू से वार किया और इस तरह से चीरफाड़ की, जैसे कोई पुरानी दुश्मनी हो? नहीं भाइयों, ये काम किसी इंसान का नहीं है। तभी मार्क्स बोला, फिर किसका है? क्या किसी जानवर का, बाघ या कुछ और? नहीं दोस्तों, मार्क्स रोजर के शरीर का मुलायम मुआयना करते हुए कहा, हमारा पाला किसी भैंसी भेड़िया से पड़ा है। भेड़िया? जी हाँ, एक नर बच्ची भेड़िया, और उस भेड़िए का नाम है जैक। जैक 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 गांव वाले चौंक गए। जैक एक भेड़िया था? जी हाँ, जैक एक भेड़िया है, एक खूंखार नर भेड़िया। ये सब तुम्हारी गलती है मार्क्स। भीड़ में से एक आदमी बोला, यदि तुम उसे बचपन से ही मार देते तो आज वो इतना दरिंदा न बनता। मैं उस बच्चे को कैसे मार सकता था? मार्क्स बोला, हाँ मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, पर अब आगे उससे कैसे बचा जाए? फिर अब क्या होगा सरदार मार्क्स? अब अपने लोगों की रक्षा करनी पड़ेगी। उसके मुंह में इंसान का खून लग गया है। वो दोबारा आएगा और ज़रूर आएगा। आज हम इस गांव की घेराबंदी करेंगे और रात को पहरेदारी भी करेंगे।
औरतें, बच्चे और बुजुर्ग घर के अंदर रहेंगे। हम जवान लोग अलग अलग शिफ्ट में गांव की रखवाली करेंगे। हाँ ठीक है, ये भी। आप लोग अपने अपने घर जाओ और संभल कर रहना। दिन तो किसी तरह निकल गया पर रात नहीं बीती। पर वो रात बीत गई। लोग थोड़े खुश हुए। 2 रातें और निकल गईं पर जैक वापस ना आया। इस तरह 3 साल निकल गए। जैक उस गांव की तरफ ना आया। किंतु अचानक फिर से गांव से बच्चों का गायब होना शुरू हो गया। लोगों को शक हुआ कि ये हो ना हो जैक ही है। फिर 10 लोगों की एक टोली बनाकर जंगल की तरफ भेजा गया ताकि जैक को ढूंढकर उसे मार दिया जाए। हाथों में जलती मसाल लिए लोग जंगल के बीच में पहुंच गए। अचानक उन्हें घुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। एक ऐसी आवाज़ जिससे सुनने के मात्र गांव वालों के अंदर डर समा गया। उनका शरीर थर थर कांपने लगा। अचानक जैक उनके सामने था। जैक, एक आदमी ने उसे आवाज़ दी। चुप रहो, ये वो जैक नहीं है, वो एक भेड़िया बन गया है। और फिर उनकी आंखों के सामने जैक एक भेड़िया में तब्दील होने लगा। वो चिल्लाने लगा, उसका शरीर बदलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशालकाय पेड़ फट रहा हो। विशालकाय शरीर और शरीर पर बड़े बड़े बाल। उसके मुंह का जबड़ा इतना बड़ा कि एक बार में ही किसी बकरी या कुत्ते को खा जाए। उसके हाथ पैर बड़े होने लगे। पंजों के नाखून बड़े बड़े आकार के होने लगे। उसके मुंह में लंबे और नुकीले दांत होने लगे। आंखों की पुतलियां बड़ी और पीली हो गईं। वो अब पूरी तरह से एक खूंखार भेड़िया बन चुका। छपाक गरजते हुए, गुर्राते हुए उसने उन 10 लोगों पर छलांग लगा दी और एक को वो अपने मुंह में दबा ले और दूसरे को अपने खूंखार पंजे में, इस तरह से जैसे कोई चील छोटी मछलियों को दबा ले। अगले ही पल उसने बिना एक पल गवाए उन दोनों को चीर फाड़ कर फेंक दिया और घुर्राते हुए एक और आदमी पर झपटा मारा। भागो भागो, गांव वाले चिल्लाने लगे और वहां से भागने लगे। उस खूंखार भेड़िए के पंजे में जो आदमी था, उसका पूरा सिर एक बार में ही धड़ से अलग कर दिया। उनके धड़ की खून की पिचकारियां निकलने लगी। जैक आसमान की तरफ चमकते चांद को देखकर जोर जोर से घुर्राने लगा। जैक ने कुछ ही पलों में उन सभी गांव वालों को मार डाला। गांव का इतना नरसंहार देखकर मार्क्स को बहुत दुख हुआ। उसे अपनी उस दिन की घटना याद आ गई जब रोजर ने कहा था, इस बच्चे को मार डालते हैं, यह शापित है, ये अपशकुन है। मार्क्स हैरान परेशान अपने कमरे में बैठा था। तभी एलेना उसके लिए चाय लेकर आई और बोली, पिताजी क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? फिर मार्क्स ने एलेना को जैक की कहानी बताई। पिताजी, जैक यदि इतना खूंखार हो चुका है तो उसे जीने का कोई हक नहीं है। मैं कर सकती हूँ आपकी मदद और गांव वालों की नज़र में एक हिम्मत का काम। तुम क्या करोगी एलेना? अफसोस करते हुए मार्क्स बोला, तुम नाजुक फूल सी मेरी बच्ची उस राक्षस के सामने क्या करोगी? मैं आपको एक योजना बताती हूँ पिताजी। और एलेना ने मार्क्स के कान में कुछ कहा। नहीं 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 एलेना, मैं तुम्हें उन नरबच्ची के सामने नहीं छोड़ सकता। नहीं पिताजी, मैंने तय कर लिया है। आप मेरी बात मानो और तैयार हो जाओ। नहीं नहीं मेरी बेटी, मैं तुम्हें उस हैवान के सामने नहीं छोड़ सकता। पर एलेना की जिद के सामने मार्क्स को झुकना पड़ा और फिर उस योजना पर काम शुरू किया। जैक जैक, एलेना घने जंगल में जाकर जैक को पुकारने लगी। जैक, तुम कहाँ हो जैक? मैं एलेना। एलेना इधर से उधर देख रही। उसके पैर कांटे पर पड़ते चुभते। एलेना के पैर कांटों पर पड़ते और चुभने का एहसास भी होता, पर वो उन सबको नज़रअंदाज कर कर जैक को बुलाने लगी। एलेना। अचानक एलेना को जैक की आवाज़ सुनाई दी।
जैक। एलेना ने उसे पुकारा। तुम कहाँ हो जैक? मैं आई हूँ तुमसे मिलने एलेना। जैक। अचानक जैक झाड़ियों में से निकला और एलेना के पास आया। जैक पत्तों और झाड़ियों से खुद को ढका हुआ था। एलेना ने बड़े ध्यान से जैक को देखा। उसे भरोसा नहीं हुआ कि जैक ही वह आदमखोर भेड़िया है। एलेना, जैक और दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया। जैक, तुम वो नहीं हो जिसके बारे में मैंने सुना था। क्या सुन लिया तुमने एलेना? यही कि तुमने ही गांव वालों और अपने पिताजी रोजर को मार डाला। जैक हंसने लगा। वो मैं ही हूँ एलेना, पर तुम तो मेरी दोस्त हो। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैक, तुम इस तरह कैसे कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकता एलेना? मेरे साथ इस गांव के बच्चों ने क्या क्या किया है। मुझे हमेशा अपनी भीड़ से अलग रखा। किसी ने मुझे सूअर कहा तो किसी ने मुझे भेड़िया। सबने मुझे धुतकारा। पर जैक, इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम बेगुनाहों को मार डालोगे। एलेना बड़े प्यार से बोली। जैक, ये सब बंद कर दो। नहीं, मैं ये सब बंद नहीं कर सकता। और तभी मार्क्स और बाकी के गांव वालों ने जैक को घेर लिया। एलेना भागो, मार्क्स चिल्लाया और एक साथ गांव वालों ने जैक पर भालों से हमला कर दिया। जैक पागलों की तरह चिल्लाने लगा। वह गुर्राने भी लगा, पर एलेना अभी भी वहां से नहीं भागी। वह जैक को देखने लगी। जैक अब भेड़िए के रूप में आने लगा। उसकी रीढ़ की हड्डियां उभर कर सामने आईं। मुंह भी खूंखार आदम की तरह बदल गया। हाथ पैर सब कुछ बदल गए। वह अपने वास्तविक रूप से कई गुना विशाल हो गया और उतना ही भयानक, डरावना और खूंखार। उसने अपने एक हाथ में एलेना को दबोचा और बड़े ध्यान से उसकी आंखों में झांक कर देखा, जैसे वह कह रहा हो, एलेना, तुमने ये अच्छा नहीं किया। लोगों ने हमला जारी रखा। जैक ने उसी पल एक आदमी को हाथ से पकड़ा और उसको अपने लंबे लंबे दांतों से फाड़ डाला। तभी गलती से एक भाले की नोक आकर एलेना की पीठ में लगी। वह तड़पने लगी। जैक तो जैसे ही पागल हो गया। उसने एलेना को देखा और एलेना ने हिम्मत करके अपनी कमर में से एक कटार निकाली और जैक के दिल पर वार किया। घुर्राते हुए जैक तड़पने लगा। एलेना भी दर्द से कराहने लगी। जैक दहाड़ा, पर उसने एलेना को कुछ नहीं किया। तब तक लोग और नज़दीक आ चुके। मार्क्स रुकने वाला नहीं। मार्क्स रुकने को लोगों से बोलता है। एलेना ने इशारा किया कि हमें भी जाने दो इसके साथ। फिर लोगों ने अपनी मसालें जैक के ऊपर फेंकना शुरू की। जैक और एलेना जलने लगे। मार्क्स अपनी बेटी को मरता देख दुखी होने लगा। एलेना ने गांव वालों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और जैक नर भेड़िया भी जलने लगा। एलेना यदि जैक के साथ आग में नहीं होती तो जैक को मार पाना मुश्किल था। एक बहुत बुरी आत्मा के साथ एक अच्छी आत्मा भी इस संसार से चली गई। मार्क्स टूट चुका था। कहानी का अंत होता है। अब हो गया कहानी का अंत रोहित भेड़िया, सागर ने मजाकी अंदाज में कहकर जैसे ही रोहित की तरफ देखा, उसका शरीर कांपने लगा। रोहित की आंखों में ज्वाला थी। उसके नथुने फूले और पिचक रहे थे। उसने गुस्से से सागर की तरफ देखा और बिना कोई पल गवाए उसने सागर पर हमला किया। उसने तेज नाखूनों से सागर के मुंह, छाती और पेट पर घाव कर दिया। रोहित ने और अंत में उसने सागर के गले में अपना दांत गड़ा दिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी सांसें बंद नहीं हो गईं। सागर चिल्लाता रहा, चीखता रहा, पर वो खुद को ना बचा पाया। कहानी सुन सुनकर जो लड़का बहसी भेड़िया बन गया, अब वो और फिर लोगों के साथ क्या करेगा। कहानी का यही समापन होता है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसी और भूतिया कहानी नई नई सुनने को ज़रूर मिले। साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और आपको कहानी कैसी सुनना पसंद है। हम आपके लिए वैसी ही कहानियाँ ज़रूर